जय गुरु स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमृता दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, योगदा सत्संग महाविद्यालय, रांची। आज के इस वीडियो में आप विजयनगर साम्राज्य का दूसरा भाग देखेंगे, जिसमें हम विजयनगर साम्राज्य के शासन प्रबंध, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति की गतिविधियों के बारे में कुछ जानकारी देंगे। यह सत्य है कि तालीकोट के युद्ध ने विजयनगर के साम्राज्य को बहुत हानि पहुंचाई, किंतु यह कहना ठीक नहीं होगा कि 1565 के बाद हिंदू साम्राज्य का संपूर्ण विनाश हो गया। यह ठीक कहा जा सकता है कि तालीकोट विजयनगर साम्राज्य की सर्वोच्च सीमा थी, किंतु चरम सीमा नहीं बनी। साम्राज्य की सत्ता कब तक चलती रही, जब तक कि उसका छिन्न होते हुए पुनः अंत नहीं हो गया। उत्तर के निरंतर आक्रमणों ने उसे छीन कर दिया और आंतरिक धन असंतोष व विद्रोहियों ने उसे पुनः समाप्त कर दिया। इन्हीं परिस्थितियों के वश में आके विजयनगर साम्राज्य का क्षय होने लगा। स्टूडेंट, हम ये जानना चाहेंगे कि विजयनगर का शासन प्रबंध कैसा था, और ये अक्सर सवाल में आता है कि विजयनगर के सामाजिक, सांस्कृतिक और शासन प्रबंध के बारे में कुछ जानकारी दें। इसमें सबसे प्रमुख था विजयनगर का शासन प्रबंध, और जिसमें बहुत सारी गतिविधियों का समावेश हुआ। सत्य तो यह है कि विजयनगर के शासक उस शासन प्रबंध के संगठन को निरंतर रख सके जिसने परिस्थितियों की मांग की पूर्ति की, जिसमें राजा सर्वोच्च था। विजयनगर साम्राज्य का शासक राज्य के सारे सत्ता का सर्वोच्च स्रोत था। इसका आश्रय यह नहीं है कि वह एक निर्णय या उत्तरदायित्व निरंकुश शासक था। कृष्णदेव राय ने अपने अमुक्त माल्यदा में राजपद का आदर्श स्थापित किया। उसके अनुसार एक मुकुटधारी राजा को एक आंख हमेशा धर्म की ओर रखनी चाहिए। राजा को ऐसे शासन करना चाहिए कि राजकाल में दक्ष लोग उसके चारों ओर एकत्रित हो सके। उसे मंत्री पूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, अपनी सारी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। मंत्री पद। विजयनगर का साम्राज्य एक विशाल सामान्य संगठन था और राजा सारी व्यवस्था से ऊपर था। उसे कार्य में एक परिषद सहायता करती थी, जिसमें मंत्रीगण, प्रांतीय अध्यक्ष, सेनानी, निर्देशक, पुरोहितगण, कविगण हुआ करते थे। नूनीज इतिहासकार हमें बताता है कि पुलिस संरक्षक को राजा नगर में होने वाली चोरियों व डकैतियों का उत्तर देना पड़ता था, और इससे ऐसे कार्यों की संख्या बहुत घट चुकी थी। परंतु सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ था और कोई व्यापारी बिना घूस दिए हुए राजा से भेंट नहीं कर सकता था। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय घूसखोरी और बुरी वस्तु नहीं मानी जाती थी, जिसका प्रमुख अलग एक दरबार भी था, जिसमें विजयनगर के राजाओं का एक सुंदर दरबार था, जिसमें उस समय पर बहुत सा धन व्यय किया जाता था। उसमें कुलीन पुरुष, विद्वान पुरोहित, ज्योतिष व संगीतकार बैठते थे। मुसलमानों के प्रति विजयनगर के राजाओं के स्वागत भाव का अब्दुल रज्जाक ने यह वर्णन किया है कि एक दिन मुझे बुलाने के लिए एक राजा यहाँ से संदेश वाहक लाए, और मैंने 5 सुंदर घोड़े तथा दमसक और शातिन के 9 थानों से भरे थाल को भेंट किया। राजा बहुत सज धज के 40 स्तंभों वाले भवन में विराजमान था, और उसके बाएं और दाएं और ब्राह्मण बैठे हुए थे। वह बहुत खूबसूरत वस्त्र पहने हुए थे, और उसके गले में सच्चे मोतियों का एक उत्कृष्ट हार था, जिसका मूल्य आंकना किसी जौहरे के लिए भी कठिन था। विजयनगर का प्रांतीय शासन प्रबंध के लिए विजयनगर बहुत से प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांत के लिए राज्यमंडल और चवादी शब्दों का प्रयोग किया जाता था। ग्राम शासन प्रबंध की इकाई था। प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर था। ग्राम के प्रबंध का उत्तरदायित्व ग्राम सभा करती थी। इसके पैतृक पद थे ग्राम कोषाध्यक्ष, ग्राम चौकीदार, बेगार और निरीक्षक इत्यादि। इन अधिकारियों को वेतन भूमि की उपज से या भूमि के अनुदान से दिया जाता था। निगम के अध्यक्ष ग्राम सभाओं का एक अन्य भाग बनाए हुए रखे थे। राजा एक अधिकारी महानायकाचार्य द्वारा ग्राम पर नियंत्रण रखता था। विजयनगर का आय के साधन। विजयनगर साम्राज्य की आय का मुख्य साधन भूमिकर थे। इसका प्रबंध 18वीं नामक विभाग के अधीन था। भूमि कर लगाने के उद्देश्य से भूमि को 3 भागों में बांट रखा था: गीली भूमि, सूखी भूमि व उद्यान और वन।
हिंदू विधि के अनुसार राज्य का उपज का 1/10 भाग संभवतः गुर्जर नहीं कर सकता था, किंतु ऐसा पता चलता है कि राज्य के भारी बोझों को उठाने के वास्ते उसकी मात्रा बढ़ा दी गई थी। राज्य के आय के साधन और भी थे, जैसे चुंगी, व्यापार कर, उपजाऊ धन और धोबियों, व्यापारियों, सौदागरों, मजदूरों, कलाकारों, भिक्षुओं, नाइयों, चमारों व इत्यादि अन्य स्थितियों पर। अब्दुल रज्जाक हमें बताता है कि वहां वैश्याओं द्वारा होने वाली आय 12,000 थी और इस आय की नगर के संरक्षण की सहायता से सहायक पुलिस व्यवस्था पर व्यय किया जाता था। लोग अपना कर धन या वस्तु के रूप में चुका सकते थे। चूंकि कर का भार अधिक था, इसलिए लोगों पर काफी कठोरता बरती जाती। ऐसा प्रतीत होता है कि कर में कमी या कर की माफी द्वारा लोगों को कुछ सहायता मिला करती थी, जबकि वे इन विषय में शिकायतें करते या प्रत्यक्ष राजा से याचना करते थे। न्याय व्यवस्था विजयनगर की कैसी थी? जहां तक न्याय व्यवस्था का संबंध है, राजा स्वयं सर्वोच्च न्यायालय था। जब महत्वपूर्ण कार्यों में उसका निर्णय अंतिम था, उसे सब लोग जिन्हें कोई आपत्ति होती थी, राजा का प्रधानमंत्री को याचना पत्र प्रस्तुत कर सकते थे और राजा उनके तथ्यों को देखते हुए उनका अंतिम निर्णय करता था। अब्दुल रज्जाक के शब्दों में, राजा सम्राट के छज्जे की बाईं ओर दीवान खाना मंत्राना भवन दिखाई पड़ती थी, जो बहुत विशाल थी और राजप्रसाद जैसा दिखाई देती थी। इस प्रसाद के मध्य में एक ऊंचे चबूतरे का एक आदमी बैठता जिसमें दयंग कहते थे और केवल वही दीवान का अध्यक्ष पद ग्रहण करता था। भवन के कोने के चबूतरे पर एक आदमी पंक्ति में खड़े रहते थे। कोई भी आदमी जो वहां किसी काम से जाता था, वो चौबदारों के बीच से होकर गुजरता, कुछ भेंट देता, जमीन की ओर मुंह दंडवत रखता, तब उठकर यहाँ आने का कारण बताता और दयंग इस राज्य में व्यवस्था न्याय के नियमों के अनुरूप अपना निर्णय प्रकट कर देता। इसके पश्चात किसी को भी पुनः प्रार्थना करने की आज्ञा नहीं दी जाती थी। विजयनगर का सेना प्रबंध काफी उच्च कोटि का था, परंतु फिर भी उसमें बहुत सारी त्रुटियां पाई गई थी। विजयनगर साम्राज्य का सैनिक संगठन एक विभाग के अधीन था, जिसे कंडाचार कहते थे और इसका अध्यक्ष सेनापति का दंडानायक या दंड नायक होता था। सैनिक संगठन सामंती ढंग का था। राजा के पास अपनी सेना होती थी, किंतु उसके अतिरिक्त संकट काल में प्रांतीय अध्यक्ष को अपनी अपनी सुनवाई भेजनी पड़ती थी। इतिहास का नूनीज हमें बताता है कि विजयनगर के शासक इतने सैनिक रख सकते थे जितनी उनकी सामर्थ्य हो। विजयनगर के शासकों की सेना की निश्चित संख्या बताना भी कोई संभव कार्य नहीं है। कला, विजयनगर की कला कैसी थी, ये हम लोग आज जानते हैं। जहाँ तक विजयनगर साम्राज्य की कला का संबंध है, इस कला में अद्वितीय सुंदरता से भरे बहुत से मंदिरों का निर्माण किया गया। बहुत सारे इतिहासकारों का यह मानना है कि हजारा मंदिर इस समय मौजूद हिंदू मंदिर निर्माण कला का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उदाहरण था। चित्रकला को प्रोत्साहन दिया जाता था। यह उत्तम ही नहीं, सीमावर्धक भी थी, जिसमें संगीत विद्या ने भी उन्नति की और इस विषय पर कुछ प्रश्नों को रचनाएं भी दी गई थी या थिएटर को भी प्रोत्साहन दिया गया था। साहित्य में भी विजयनगर का अपना एक योगदान था। विजयनगर साम्राज्य में साहित्य को भी काफी प्रोत्साहन मिला था। इसके शासक विभिन्न भाषाओं जैसे तेलुगु, संस्कृत, तमिल व कन्नड़ अन्य भाषाओं के प्रेमी थे। कृष्णदेव राय केवल स्वयं विद्वान नहीं, वह अन्य विद्वानों का भी प्रेमी था। कृष्णदेव राय का शासनकाल दक्षिण भारत के साहित्यिक इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ किया। माधव विद्यारण्य और सायन विद्यारण्य विजयनगर साम्राज्य के आदि काल में फले फूले आधुनिक समय तक वे अपनी वैधता के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ। सायन ने वेदों पर अपनी प्रसिद्ध संहिता तैयार की और माधव सर्वोच्च अवतारवादी प्रशासक बना। अन्य राजाओं ने भी कवियों व विद्वानों को प्रोत्साहन दिया। विजयनगर की सामाजिक स्थिति कैसी थी? राज्य के सामाजिक, राजनीतिक व साहित्यिक जीवन प्रगति में थी। नूनीज के अनुसार उसके राजा के पास ऐसी भी स्त्रियां हैं जो मल्ल युद्ध करती थीं और अन्य ऐसी भी थीं जो ज्योतिष थी, वो भविष्यवक्ता भी थी और उसकी स्त्रियां
बहुत सारे ऐसी जगह में काम करते थे जहां पर आय का हिसाब किताब रखती थी, जो दीवारों के अंदर होती हैं, और कुछ ऐसे भी थी जो काम राज्य के सारे विषयों को लिपिबद्ध करने में बाहरी प्रदेशों के लेखकों की पुस्तकों से उनकी तुलना की जाती थी। उसके पास ऐसी स्त्रियां भी थीं जो गायन वादन में भी कार्यरत थी, परंतु राजा की पत्नियां संगीत कला में दक्ष थी। यह कहा जाता है कि उसके यहाँ जज के न्यायाधीश भी थे और चौकीदार भी थे, जो रात भर राजप्रसाद की निगरानी के लिए रहते थे। मनुष्य को एक से अधिक विवाह करने की वहां अनुमति थी। ऐसा कार्य विशेषकर धनी लोग में प्रचलित थी। बाल विवाह एक साधारण वस्तु थी। विवाह के समय बड़ा दहेज मांगा जाता था और सती प्रथा में सर्वमान्य थी, क्योंकि ब्राह्मणों ने उसे स्वीकृत दे दिया था। ब्राह्मणों की स्थिति विजयनगर के शासक में बहुत अच्छी थी। ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते थे और इसलिए सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्रों में उनका बहुत प्रभाव था। इतिहासकारों का यह मानना है कि सत्यपरायण, वाणिज्य व्यवहार में संलग्न, बहुत तेज और व्युत्पन्न, हिसाब किताब में निपुण, दुबले पतले सुगुण शरीर वाले परंतु कठोर परिश्रम के ज्ञानी को इस रूप में रखा जाता था, यानी ब्राह्मण को विजयनगर साम्राज्य में विशेष दर्जा दिया जाता था। उनका सांस्कृतिक स्थिति में भोजन की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। भोजन के विषय में कोई प्रतिबंधिता नहीं थी। केवल गाय, बैल व भैंस के अतिरिक्त लोग फलों, तरकारियों, तेलों, सब प्रकार के मांसों का प्रयोग करते थे। वो बिसनारा, जो जिसे विजयनगर के नाम से भी जाना जाता था, बैल और गाय के मांस के अतिरिक्त अन्य सारी चीजों का सेवन करते थे। क्योंकि यह लोग उनकी पूजा करते थे, इसलिए इन मांसों का सेवन नहीं किया जाता था। विजयनगर साम्राज्य में बड़े रक्तपूर्ण बलिदान भी दिया करते थे। विजयनगर की आर्थिक स्थिति काफी सामान्य थी। विजयनगर का साम्राज्य बहुत धनी था। विजयनगर साम्राज्य विदेश से आने वाले यात्रियों तथा उसके धन व वैभव की इस प्रकार व्याख्या की है, जैसे विजयनगर के शहर का घेरा शामिल है। इसकी दीवारें पहाड़ों तक फैली हुई थी और उनके नीचे घाटियां थी, जिससे उसकी सीमा बढ़ गई थी और नगर में शस्त्र धारण करने की योजना वाले लगभग 90,000 मनुष्य थे। विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि का कारण कृषि, उद्योग, व्यापार व वाणिज्य की प्रगति के राज्य ने एक अच्छी सिंचाई योजना को अनुसरण किया। राज्य ने उद्योग को भी प्रोत्साहन दिया। व्यापार देश के अंदर तथ्य व बाहरी भागों तक फैला होता था। मालाबार तट पर टालीकट और कालीकट सबसे अधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। यदि अब्दुल रज्जाक अविश्वसनीय माना जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि विजयनगर साम्राज्य में लगभग 300 बंदरगाह थे। लोहे, नमक और मसालों का निर्यात करता था। रेशम और मखमल का भी आयात किया जाता था। उन्हें अच्छा इन चीजों पर अध्ययन था। सोने चांदी के सिक्के देवताओं के बने होते थे। हम यह कह सकते हैं कि जब भारत में मुसलमानों के विरुद्ध हिंदू धर्म व संस्कृति का नायक बनकर इतिहास उद्देश्य पूरा किया। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बारे में इतिहासकारों के अन्य भिन्न मतभेद हैं, परंतु 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु के साथ शुरू हुआ यह साम्राज्य 1565 में पूरी तरह समाप्त हो गया, जब आदिल शाह, निजाम शाह, कुतुब शाही और बरिद शाही के संयुक्त प्रयासों द्वारा टालीकोट में राम राय को पराजित किया। इसके बाद यह साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में टूट गया।